हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स के इस भाग में आज हम जून 14 से लेके जून 20 तक, यानी कि पिछले रविवार से लेके इस शनिवार तक के सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे उसके काफी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एक प्रश्न होती है जो एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम के बेसिस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसके साथ उसके यहाँ पे जितने भी स्टैटिक और करंट अफेयर्स के साथ रिलेटेड ऑल अराउंड हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो हमेशा की तरह आज भी हम नॉर्थ ईस्ट के एक टॉपिक से ही शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, लगभग पिछले 4 हफ्ते से, जो तिनसुकिया के बागजान इलाके में जो ऑयल के जो एक ऑयल वेल के जो विस्फोट के वजह से आग लगी हुई है, यहाँ पे पहले तो विस्फोट हुई थी तो आग लगी हुई है। तो यहाँ पे आज यानी कि संडे के दिन यहाँ पे जो 21 जून को जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है आसाम के, उन्होंने ऑयल को एक नोटिस भेजा है कि बागजान में जितने भी ऑयल वेल फील्ड्स है उसकी ऑपरेशन को स्टॉप किया जाए। तो यहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ आसाम है, उन्होंने 3 एक्ट का यहाँ पे बात हवाला दिया था। जो 3 एक्ट है यहाँ पे, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। तो इस 3 एक्ट के हिसाब से ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है बागजान में जितने भी ऑयल की प्रोडक्शन जो अभी हो रही है इसको बंद करना है। तो ये नोटिस दिया था। तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, जो तिनसुकिया के बागजान के ऑयल फील्ड में सन 2001 से यहाँ पे जो ड्रिलिंग कर रही है, यहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन जो है, देन जो गैस की जो ड्रिलिंग यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल बागजान इलाके में 21 ऑयल वेल फील्ड्स है। तो यहाँ पे जो नंबर 5 का जो ऑयल वेल फील्ड है, इसमें क्या हुआ था कि विस्फोट हुआ था मई 27 को। देन जून 9 को वहां पे क्या हो कि उस विस्फोट के बाद वहां पे आग लग गई थी। तो यहाँ पे अलग अलग काफी सारे एक्सपर्ट सिंगापुर से आए थे, कनाडा से आए थे, काफी यहाँ पे मशक्कत करनी पड़ी। और उसके टाइम में ही जो 2 फायर सर्विस ऑफिसर जो है ऑयल इंडिया लिमिटेड की, उनकी यहाँ पे जान भी चली गई है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पोल्यूशन के वजह से जो आस पड़ोस के जो दिब्रू सोइखवा नेशनल पार्क है, देन मागुरी मोटापोंग वेटलैंड है, वहां पे जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है यहाँ पे उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, एनवायरमेंटल यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रही है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यहां पे मेंशन किया है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है, जो गैस सप्लाई करती है बागजान से अलग अलग जो पावर जनरेटिंग कंपनीज, तो यहां पे ऑयल, अगर यहां पे गैस की जो प्रोडक्शन है, जो ड्रिलिंग करके गैस को निकाला जाता है, उसको अगर बंद कर दिया तो अपर असम, यानी कि जो अपर असम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे कंप्लीट डार्कनेस हो जाएगी। तो यहाँ पे जब 7 मई के बाद से तो वहां पे प्रोडक्शन बंद है। तो इसके वजह से जो लगभग 8013 मिलियन टन इतना जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन बंद हो चुकी है, और लगभग 10.2 मिलियन मैट्रिक टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, ये एक यूनिट है, इतना जो नेचुरल गैसेस जो है वहां पे वेस्ट हो चुके हैं, जो यहाँ पे बहुत ही बड़ी एक फैक्टर है इंडियन इकोनॉमी। अगर इसको रोका भी नहीं गया तो उसका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, उसका इफेक्ट बहुत ही ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना एक जो मंथली मैगजीन ईशान, इसको लॉन्च किया है। तो ईशान बेसिकली क्या है कि हम लोग यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में जितने भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, काफी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स के ऊपर बातें करते हैं उन लोगों को इन द रिटन फॉर्म यहाँ पे चाहिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सुपर इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे एडिशनली और भी बहुत सारे टॉपिक्स लगा के हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एडिशन भी होंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट दिस मंथ। और इसके अलावा यहाँ पे एक महीने में नॉर्थ ईस्ट, आसाम और नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो पूरा महीने का करंट अफेयर्स को कंपाइलेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देन इसमें
जो कंटेम्पररी इश्यूज है यहाँ पे, चाहे वो आसाम जियोग्राफी हो, आसाम इकोनॉमी हो, नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी हो, यहाँ पे कुछ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात हो, एनवायरमेंटल से रिलेटेड बात हो, यहाँ पे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के कॉन्टेम्पोररी इश्यूज में आपको वहां पे आर्टिकल्स मिलेंगे, जो आपके अगर देखेंगे कि एपीएससी के जो अभी नए जो मेंस के हिसाब से जो जीएस पेपर 5 में जो आसाम के ऊपर स्पेशली यहाँ पे जो मेंशन किया जाएगा, नॉट ओनली आसाम, यहाँ पे जो ऐसे टाइप क्वेश्चंस के ऊपर या फिर इंटरव्यू में भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट दिए जाएंगे आसाम और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से। एडिशनली यहाँ पे हम लोग एक और भी जो एडिशन एक प्रोग्राम टॉपिक ला रहे हैं, आसाम दर्शन, जो यहाँ पे आसाम के हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हर एडिशन में डिस्कस किए जाएंगे डिटेल में। देन आसाम हिस्ट्री के एमसीक्यू, नॉट ओनली आसाम हिस्ट्री, यहाँ पे आसाम जियोग्राफी, आसाम इकोनॉमी, उसके एमसीक्यूज भी। तो यहाँ पे एपीएससी हो, यूपीएससी हो, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट्स के जो सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हैंडबुक होने वाला है। तो ये हम लोगों ने बहुत मेहनत करके पूरे महीने का जो ये कंपाइलेशन ये शुरू किया है, इसका पीडीएफ जो है आप लोग खरीद सकते हैं सिर्फ ₹35। बहुत ही इसका कम प्राइस है। मेन इसका प्राइस जरूरी नहीं होता है कि, लेकिन इसका जो बेनिफिट्स आपको मिलेगा ये आप खरीद के देखिए, उसके बाद आप लोग को पता लगेगा। और कुछ भी अगर इसमें सुझाव भी है आपका, आप कुछ चाहते हैं हमसे यहाँ पे कुछ एडिशन, तो वो भी डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करना कोशिश करेंगे। सो ভিউৱাৰ্ছ প্লিজ এইখন ল'ব, আৰু আমাৰ যিটো কষ্ট কৰিছোঁ আমি সেইটোক যেন সাৰ্থক বনায়। देन चलिए आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स में। एक महीना भर का जो अवेयरनेस ड्राइव है, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग और चाइल्ड राइट्स, ये आसाम के कौन से डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो चुकी है? तो ये जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड राइट्स के अवेयरनेस ड्राइव ये शुरू हो चुकी है हाइलाकंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये अवेयरनेस ड्राइव ये जो है ये कोऑर्डिनेशन किया है अलग अलग जो चाइल्ड लाइन हो, लेबर हो, हेल्थ, सोशल वेलफेयर या अलग अलग डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है कि आसाम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसने इसको ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें मेन फोकस किया जाएगा जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, चाइल्ड लेबर होती है, या फिर चाइल्ड मैरिज होती है, जो यहाँ पे शिशुओं के लिए जो नाबालिग होते हैं उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसको रोकने के लिए। तो यहाँ पे अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन या डेवलपमेंट स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, उनके स्पॉन्सरशिप किया जाएगा, जहाँ पे जो बच्चों को यहाँ पे उनको केयर हो यहाँ पे, या फिर उन लोग को पढ़ाई स्कूल में एनरोलमेंट ये भी किया जाएगा। तो आसाम स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। इसके जो चेयरपर्सन है डॉक्टर सुनीता सांकागोटी। और जो अगर नेशनल लेवल पे देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी शुरुआत हुई थी नेशनल लेवल में 2007 में, और इसके चेयरमैन है प्रियांक कानुंगो। और अगर हाइलाकंडी के बारे में बात करेंगे तो 2019 में नीति आयोग के हिसाब से इंडिया का जो सबसे बेस्ट जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में हाइलाकंदी का नाम आया था। और अगर बात करेंगे 2020 में, अगर किसी ने पूछा कि 2020 में जो उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट जो है उसको बेस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करते हैं तो आसाम में टोटल 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, बरपेटा, दरंग, धुबुरी, ग्वालपाड़ा, हाइलाकंडी, बक्सा एंड उदालगुड़ी। तो देखिए एक ही टॉपिक के ऊपर कितने सारे इन एंड आउट हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो ये अगर आप लोग को इन रिटन फॉर्म, और एडिशनली यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अलावा भी रिटन फॉर्म में मिलेगा, तो डेफिनेटली आप लोग को प्रिपरेशन करने में बहुत मदद मिलेगी। यंग मिजो एसोसिएशन, ये रिसेंटली न्यूज में थी, तो इसकी स्थापना कौन से साल हुई थी? यंग मिजो एसोसिएशन ये एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉन प्रॉफिट सेकुलर एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मिजोरम का। तो ये एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी पहली बार, इसकी स्थापना 1935 में। तो पहले जो है इसका जो नाम था यंग लुसाई एसोसिएशन, एज ए यंग लुसाई एसोसिएशन के हिसाब से इसकी शुरुआत हुई थी। देन 1947 में इसको नाम को चेंज करके यंग मिजो एसोसिएशन रख दिया गया था। तो यहाँ पे ये एसोसिएशन जो इनिशिएट किया गया था जो वेल्स क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा, और ये जो है नॉर्थ ईस्ट का सबसे पुराना यूथ एसोसिएशन है। तो यहाँ पे ये न्यूज में क्यों थी? बिकॉज 1000 से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पे, जो युवा है, इवन जो महिला लड़कियां हैं उन्होंने, तो यहाँ पे वॉलेंटरीली यहाँ पे कोरोना वायरस की तरह से उन लोगों ने काम किया है मिजोरम के अलग अलग जगह पे। जो माउंटेनियस एरियाज है मिजोरम में, तो वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज हो, हॉस्पिटल्स में हो, या फिर क्वारंटाइन सेंटर्स में, तो वहाँ पे उन लोगों ने
काम किया है बहुत वॉलंटियरली। तो यहाँ पे लोगों को जो घरों में मेडिसिन हो, फूड हो या फिर कुछ भी जरूरत की सामान हो, उन लोगों ने प्रोवाइड किया है। तो यंग मिजो एसोसिएशन ये एज ए जो है इंटरनेशनल जो बॉर्डर है मिजोरम के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश में जो कनेक्ट होती है मिजोरम के साथ, तो उसको भी यहाँ पे प्रोटेक्ट किया है ताकि यहाँ पे लोगों की इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे ना हो। और जो है नॉट ओनली इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंटर स्टेट बॉर्डर्स भी है आसाम, त्रिपुरा और मणिपुर के मिजोरम के साथ, वहां पे भी उन लोगों ने काफी प्रोटेक्शन दिया है ताकि लोग जो है इलीगली यहाँ पे जो मूवमेंट ना करे, ताकि कोरोना की यहाँ पे जो स्प्रेडिंग पॉसिबिलिटी कम हो जा सके। तो मिजोरम जो है म्यांमार के साथ लगभग 4400 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करती है और बांग्लादेश के साथ 318 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है। तो यंग मिजो एसोसिएशन नॉर्थ ईस्ट का जो ओल्डेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें अभी तक लगभग 4.5 लाख मेंबर्स जो है मौजूद है। यंग मिजो एसोसिएशन कौन से स्टेट गवर्नमेंट, जो उन्होंने कहा है कि स्विस चैलेंज मेथड जो गवर्नमेंट के प्रोक्योरमेंट के लिए अडॉप्ट करेगी, तो यहां पे ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये है मेघालय स्टेट गवर्नमेंट। तो मेघालय के जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है प्रेस्टन टाइनसोंग, तो उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया गया। तो यहां पे ये क्या है कि एक नई फॉर्म का एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट है, जहां पे गवर्नमेंट क्या करेगी, अलग अलग बिड्स को यहां पे इनवाइट करेगी पब्लिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उस बिड्स को पब्लिश करेगी। तो यहां पे कोई भी इंटरेस्टेड पार्टी हो, उन लोग एक्चुअली एक प्रपोजल को जो इनिशिएट कर सकते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट के हिसाब से। और दूसरी बात है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है उस बिड्स के जो डिटेल्स जो है यहाँ पे पब्लिकली मेंशन करेगी, और जो अलग अलग प्रोपोजल्स है उनको इनवाइट करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन चीज है कि कोई भी यहाँ पे पार्टी हो, कोई भी व्यक्ति हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, इंस्टीट्यूशन हो, उन लोग जो है एज ए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट के बारे में जो मेंशन कर सकती है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के बाद उसको पब्लिश करेगी। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने पहले जो है उस बिड में 500 रुपीज लगा दिए हैं, तो दूसरा एक पार्टी आ गया, उन्होंने उसमें क्या लगा दिया कि 550 रुपीज। तो गवर्नमेंट आपसे यहाँ पे पब्लिकली पूछेगी कि आप क्या इससे ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर आप, मैं एज ए एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पे, तो आपने मान लीजिए कि यहाँ पे 560 दे दिया, तो ये बिड जो है आपके फेवर में चला जाएगा, लेकिन आपने उसको इंक्रीज नहीं किया, तो ये दूसरे पार्टी जो इससे ज्यादा की जो रकम दे रही थी वहां पे इसको चली जाएगी। तो ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट मेथड है, स्विस चैलेंज मेथड। इंडिया के अलग अलग काफी जो स्टेट्स में ये एप्लीकेबल होती है, जैसे कि बिहार, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उन्होंने भी ये जो स्विस चैलेंज मेथड को अडॉप्ट किया है। रिसेंटली एक गुवाहाटी बेस्ड एंटरप्रेन्योर जिनका नाम है एसएन फरीद, तो इन्होंने जो हेल्थ केयर वर्कर्स का वर्कलोड को कम करने के लिए एक रोबोट की जो है रोबोट उसको एक्चुअली डेवलप किया है। उस रोबोट का नाम क्या है, तो इस रोबोट का नाम है दुबोरी। तो ये जो डेवलप किया है एसएन फरीद, जो है एक जो एंटरप्रेन्योर एंड इंजीनियर भी है, तो इस रोबोट को खर्चा करने के लिए 2.9 लाख रुपीस खर्चा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक महिला नहीं है, बेसिकली ये एक रोबोट है, ताकि जो भी कोविड पेशेंट को यहाँ पे जो उन लोग को जो है हेल्थ केयर जो वर्कर्स है उन लोग से ट्रांसमिशन हो सकती है, लेकिन रोबोट से नहीं होगी। तो इसलिए अलग अलग जगह पे, नॉट ओनली इन आसाम, त्रिपुरा में भी ऐसा एक शुरुआत की गई थी, अलग अलग जगह पे यहाँ पे रोबोट्स की यूज हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है डॉक्टर्स भी इसको ट्रीट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। और इससे पहले एसएन फरीद ने 2 अलग अलग रोबोट्स भी जो है जो उन्होंने एक्चुअली डिस्कवर किया था। एक का नाम था पलकी और दूसरा का नाम था काकोली। तो पलकी एंड काकोली ये अभी उड़ुका रेस्टोरेंट जो है वहां पे सर्व कर रही है एज ए वेट्रेस। आसाम टारगेटेड सर्विलियंस प्रोग्राम, ये कौन सी मंत्रालय ने इनिशिएट किया था, तो ये आसाम टारगेटेड सर्विलेंस प्रोग्राम ये इनिशिएट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने। तो ये जो है कोविड 19 की जो स्प्रेड जो है आसाम में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो लगभग 5000 से ज्यादा लोगों की जो है यहाँ पे जब तक मुझे न्यूज मिल रही है जो पॉजिटिव इफेक्ट पेशेंट है, लेकिन काफी सारे लोग वहां पे रिलीज भी हो चुके हैं। तो अभी भी लगभग 1700 से ज्यादा की जो पॉजिटिव केसेस जो हॉस्पिटल्स में मौजूद है यहाँ पे, ये भी आशा करते हैं जल्दी ही ये जीरो तक पहुंच जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस इनिशिएट को ड्राइव किया है, तो ये बेसिकली क्या है कि एक स्वाब कलेक्शन ड्राइव है जो
एम्प्लॉयज एंड लेबर्स है जो ट्रक पार्किंग प्लेसेस में काम करते हैं, गोडाउन या फिर वे ब्रिजेस जो होते हैं, आप लोग अक्सर देखा करते हैं उसे, तो यहाँ पे उनके जो एम्प्लॉयज या लेबर्स को, उन लोग को काफी ज्यादा ट्रांसमिशन की खतरा होती है, बिकॉज उन लोग ज्यादा लोगों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे गुवाहाटी एरिया में ही लगभग 46 अलग अलग जो ट्रक की जो पार्किंग प्लेसेस है और लगभग 156 गोडाउन्स है वहां पे। तो यहाँ पे कामरूप मेट्रो के जो डेप्यूटी कमिश्नर है विश्वजीत पेगू, तो उन्होंने एक चार्टर में मेंशन किया था कि जो भी ओनर्स है ट्रक पार्किंग प्लेसेस के, गोडाउन्स के, ओवरब्रिज के, वहां पे ये जो है एक्टिवली उन लोग पार्टिसिपेट करें स्वैप कलेक्शन में, और कोई किसी ने भी अगर यहाँ पे वायोलेशन किया तो यहाँ पे जो है अकॉर्डिंग टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के हिसाब से यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ पे आसाम टारगेटेड सर्विलेंस प्रोग्राम, तो इसके हिसाब से यहाँ पे जो अलग अलग स्टाफ जो इंक्लूड किए जाएंगे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट, पुलिस या फिर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में से, तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट लगभग पूरे आसाम में 50,000 लोगों की जो स्वैप कलेक्शन करेगी और यहाँ पे ट्रीटमेंट करके देखा जाएगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि नहीं कोविड इंफेक्शन की। कौन से यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के प्रमोशन के लिए एक स्मार्ट प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जा सके आसाम में? तो रिन्यूएबल एनर्जी आप जैसे कि जानते हैं कि जिसको यहाँ पे हम लोग जो सूर्य है, विंड है, या फिर यहाँ पे बायोमास है, या फिर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचती है। एक सस्टेनेबल तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की हम लोग जो शुरू किया जा सकता है। तो इसमें आसाम के तेजपुर यूनिवर्सिटी ने सीता यानी कि स्टेट इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मिंग आयोग के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को आसाम में प्रमोट किया जा सके। तो इसका सही उत्तर है तेजपुर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देखिए कि जो सेंटर ने एक टारगेट रखा है कि 2022 तक जो है 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन होनी चाहिए और 2030 तक जो है ये प्रोडक्शन बढ़ के 450 गीगावाट होनी चाहिए। तो यहाँ पे अब तक जो है सेंटर पूरे इंडिया में जो है लगभग 135 गीगावाट की जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन जो है ऑलरेडी अचीव कर लिया है इस टारगेट के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे आसाम की जो कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज्यादा कम है। तो यहाँ पे आसाम की कंट्रीब्यूशन नेशनल कंट्रीब्यूशन में सिर्फ माना जाता है कि सिर्फ 3% है। यानी कि अगर पूरे इंडिया में 135 गीगावाट की जो प्रोडक्शन हो रही है, आसाम की कंट्रीब्यूशन सिर्फ 3% है वहां पे। तो आसाम में जो है यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी है बायोमास जो रिन्यूएबल एनर्जी से हो, सोलर हो, माइक्रो हाइड्रो अवेलेबिलिटी हो, तो काफी कुछ किया जा सकता है। तो इसके बारे में भी यहां मेंशन किया गया था। एसेक असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल के हिसाब से नेक्स्ट जो एकेडमिक सेशन से कौन सा जो सब्जेक्ट को एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट हायर सेकेंडरी कोर्सेज में इंक्लूड किया जाएगा? तो ये डिसीजन जो लिया गया था असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल, तो यहाँ पे हायर सेकेंडरी कोर्सेज में इलेक्टिव सब्जेक्ट के हिसाब से बिहू को इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे बिहू से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स है उन लोग को बिहू के जो रिच कल्चरल हेरिटेज है आसाम से रिलेटेड उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो ये सिलेबस जो है ये प्रिपेयर किया जाएगा जयंत गांधिया, खगेन गोगोई और इस्माइल हुसैन के द्वारा। और जो असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल है यहाँ पे 27 अलग अलग जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी नेक्स्ट एकेडमिक सेशन से स्टार्ट करेगी। असम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल की जो स्थापना हुई थी 1984 में और इसके चेयरमैन का नाम है दयानंद बरगोहाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली 9 एमएलए ने कौन से स्टेट से अपना जो समर्थन वापस ले लिया है? तो ये जो है एक पॉलिटिकल न्यूज है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए ऐसे न्यूज, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज नहीं, यहाँ पे जो पॉलिटी इंडियन पॉलिटी के हिसाब से आपको जाननी चाहिए। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर है मणिपुर। तो मणिपुर में जो अभी बीजेपी के गवर्नमेंट है यहाँ पे, तो टोटल सीट है 60। तो यहाँ पे जो सरकार चलाने के लिए 31 सीट्स की जरूरत है, 31 सीट्स। तो यहाँ पे 9 एमएलए में से 3 जो है बीजेपी के, 4 जो है नेशनल पीपल पार्टी, एक जो है जो तृणमूल कांग्रेस और एक जो इंडिपेंडेंट। वहां पे उन्होंने जो है
बीजेपी से समर्थन वापस लेके जो है कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। तो एक चीज देखिए कि बीजेपी को जो है इससे पहले 31 सीट्स जो थी, ये अभी घट के बीजेपी का सीट हो गया है 22, और कांग्रेस का एडिशनली ये सीट जो है 20 बढ़ के जो है 28 हो गई है। तो मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह। और मणिपुर से रिलेटेड और एक न्यूज है कि मणिपुर के जो हेल्थ मिनिस्टर है जयंत कुमार सिंह, तो उन्होंने आयुष इम्यून प्लस है जो एक आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट है, इंफल में उसकी शुरुआत की है। एक मछली की नई स्पीसीज, तो इसका साइंटिफिक नेम जो है स्किजोथोरैक्स सिकुसिरुमनेसिस, तो ये जो है डिस्कवर किया गया कौन से राज्य में? तो स्किजोथोरैक्स सिकुसिरुमनेसिस, थोड़ा नाम प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है, इसकी जो डिस्कवरी हुई थी नई स्पीसीज है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। तो ये नई फिश जो ये एक्चुअली डिस्कवर हुई थी जो अरुणाचल प्रदेश के सिकु और सिरम जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो इन दोनों नदियों में ये जो फिश की डिस्कवरी हुई थी। तो यहाँ पे सिकु और सिरम, यहाँ से इन नदियों के नामों से इसका नाम रखा गया है, तो इससे भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसकी जो डिस्कवरी की है डॉक्टर केशव कुमार झा ने, और इससे पहले जो है पिछले साल भी जो अरुणाचल प्रदेश में 3 अलग अलग नए फिश जो मछलियों की प्रजाति की भी डिस्कवर हो चुकी थी। तो अलग अलग जगह पर जैसे कि लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट, तवांग डिस्ट्रिक्ट, दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में भी डिस्कवरी हो चुकी है 3 अलग अलग फिश की जो स्पीसीज की। मणिपुर के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, तो इन्होंने रिसेंटली स्टेट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कितने नए प्रोजेक्ट्स को इनोग्रेट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो इसका सही उत्तर है 3 नए प्रोजेक्ट्स का इन्होंने अनावरण किया है। तो पहला प्रोजेक्ट यहाँ पे जो है इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इंफल ईस्ट के लिए। दूसरा प्रोजेक्ट जो है इंटीग्रेटेड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट फॉर इंफल वेस्ट। तीसरा प्रोजेक्ट जो है इंफल सीवरेज प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका जो हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में, तो इन्होंने जो है मणिपुर को 3000 करोड़ प्रोवाइड किया है ताकि हर घरों में पानी पहुंचाया जा सके। और अभी तक जो है 3000 घरों में जो है जो इंफल सीवरेज प्रोजेक्ट के हिसाब से काम शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे मेनली जो वाटर सप्लाई स्कीम्स है जो टामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट है, सेनापति, चूड़ाचंदपुर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे इनोग्रेट किया जाएगा बहुत ही जल्दी। और मणिपुर में एक रिवर है नाम्बुल रिवर, उसकी रिजुविनेशन जो प्रोजेक्ट भी बहुत ही जल्दी शुरू होगी, जिसमें 95 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर बात करेंगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ये बेसिकली डील करती है जो प्लानिंग हो, इन्वेस्टिगेशन हो, एग्जीक्यूशन हो, ऑपरेशन हो, मेंटेनेंस हो, अर्बन और रूरल वाटर सप्लाई स्कीम जो मणिपुर के लिए या किसी भी स्टेट के लिए यहाँ पे इसको डील किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने कितने स्टेट ओन स्पोर्ट्स फैसिलिटी को अपग्रेड करने का फैसला किया है बेस्ड ऑन खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस? तो यहां पे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने जो एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसकी जो है शुरुआत की है। तो इसके लिए 8 अलग अलग राज्यों में 8 स्पोर्ट्स एक्सीलेंस को यहाँ पे चुना है, तो उनको जो है अपग्रेड किया जाएगा। तो ये 8 जो स्टेडियम से 8 अलग अलग राज्यों में है, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और तेलंगाना में। तो 8 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट में से आती है। तो नॉर्थ ईस्ट में से डिस्ट्रिक्ट जो है एक जो अरुणाचल प्रदेश में आती है, सांगेई लांगदेन स्पोर्ट्स एकेडमी जो ईटानगर में है, देन खुमान लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो इंफल मणिपुर में है, राजीव गांधी स्टेडियम जो आइजवाल मिजोरम में है, और स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी जो कोहिमा नागालैंड में है। तो यहाँ पे खेलो इंडिया स्कीम के तहत यहाँ पे जो है इन सभी 8 स्टेडियम्स में जो फंड प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके साथ एक्सपर्ट कोचेस दिए जाएंगे, सपोर्ट स्टाफ, इक्विपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट्स को बेसिकली टैलेंट को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पे उनकी जो एंकरेजमेंट किया जाएगा उन लोग को, ताकि स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिला जा सके। तो ये था हम लोग का पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। आप लोगों ने देखा कितने सारे टॉपिक्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है और नीचे जो मैंने लिंक दे दिया है वहां पे वेबसाइट का, तो इस जो टॉपिक के जो भाग का कंप्लीट जो एमसीक्यू उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जितने भी हम लोगों ने डिस्कस किया सारे के सारे जो पॉइंट्स और एडिशनली बहुत सारे पॉइंट्स आपको ईशान हमारे जो मंथली एडिशन जो है
यहाँ पे आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको खरीद लीजिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।